ठीक है। तो राज्यों में देखेंगे मध्य प्रदेश को, लेकिन उससे पहले कुछ विश्वविद्यालय पूरे वर्ष चर्चा में रहे हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस। ठीक है, तो आप सब बताएंगे। अभी भारत सरकार द्वारा कुछ दिनों पहले 3 संस्कृत जो विश्वविद्यालय थे उनको केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया गया है। पता है किसी को? भारत सरकार ने भारत के 3 संस्कृत विश्वविद्यालय थे, इनको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। तो तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं और कहाँ पर स्थित हैं। नहीं पता है? नहीं पढ़ा है? तो ये है, एक है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, ये बताएंगे कहाँ पर है? नहीं पता? बनारस। एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, दूसरा है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। कम से कम इतना तो बता दीजिएगा कहाँ पर है। और तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। अब ये कहाँ कहाँ स्थित हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इन तीनों को भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। पहला है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दूसरा है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। किसी को पता है कहाँ पर है? कोई इसमें नहीं पता किसी को? तो जो ये तीसरा है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये वाला, ये है तिरुपति में। ठीक है, बाकी ये ये 2 हैं जो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए अंतर क्या है इन दोनों में। इन्हीं दोनों में दिक्कत होगा यदि होगा तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। सिर्फ एक याद कर लीजिए, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में है, बाकी 2 कहाँ पे हैं? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप बताएंगे कि भारत के किस विश्वविद्यालय को कतर में कैंपस खोलने की अनुमति मिली है। कतर सरकार से, कतर से समझौता किया है उसने, दोहा से, कि वहाँ पर एक विश्वविद्यालय की पीठ जो है स्थापित की जाएगी। कतर है कहाँ पर? कहाँ पर है? आगामी फुटबॉल विश्व कप कहाँ होने वाला है? कतर में होने वाला है ना, तो पता होना चाहिए। अब आप बताएंगे कि कौन सा विश्वविद्यालय है। सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय का नाम सुना है? ठीक है, सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय है। ये जो है अब अपना कैंपस कतर में भी खोलेगा, यहाँ से समझौता हो चुका है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, नोट करना है, नोट कर सकते हैं, याद है तो बहुत अच्छी बात है। नोट कर रहे हैं? एक डायरिया की दवा है, नाम है इटिवैक्स। कोई बताएगा किसने बनाया है? ये जरूरी है। ये डायरिया की दवा है और अभी हाल ही में एक विश्वविद्यालय ने इसको बनाया है। इटिवैक्स आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है नाम देकर कि यह किससे संबंधित है, किस रोग। तो डायरिया से संबंधित है, लेकिन किस विश्वविद्यालय ने इसको बनाया है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसको बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। बताएगा कोई? एक विश्वविद्यालय है गोथनबर्ग विश्वविद्यालय, ये है स्विट्जरलैंड में, और वहाँ के शोधकर्ताओं ने इस दवा का, टीके का निर्माण किया है। तो याद रखिएगा, गोथनबर्ग विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। गोथनबर्ग विश्वविद्यालय। ठीक है, गोथनबर्ग विश्वविद्यालय। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में
भारतीय रेलवे ने अगली पीढ़ी की परिवहन प्रणालियों के लिए विकसित करने के लिए एक विश्वविद्यालय से समझौता किया है। कोई बताएगा कौन सा विश्वविद्यालय है? भारतीय रेल परिवहन संस्थान ने अगली पीढ़ी की परिवहन व्यवस्थाओं के लिए एक विश्वविद्यालय से समझौता किया है। कोई नाम बता सकता है? सुना है कभी? नहीं सुना है? बर्मिंघम विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बताएगा कोई? ठीक है, तो भारतीय रेलवे जो है हमारा, भारतीय रेलवे ने अगली पीढ़ी की परिवहन प्रणालियों के लिए, ठीक है, अगली पीढ़ी की परिवहन प्रणालियों को विकसित करने के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। और यही विश्वविद्यालय है जहां पर गुरु नानक देव के नाम से एक पीठ भी स्थापित की गई है। ठीक है, इसी विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव से संबंधित नाम से, गुरु नानक देव के नाम से एक पीठ भी स्थापित की गई है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आप भी जानते हैं इस बार 550वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। हो सकता है कथन में दे दिया जाए कि किस विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव की पीठ स्थापित की गई है, तो आपको पता होना चाहिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय है, यहाँ पर गुरु नानक देव के नाम पर एक पीठ की स्थापना की गई है। ठीक है, और अभी हाल ही में एक विश्वविद्यालय ने एक आर्टिफिशियल पत्ती बनाया था, लीफ जिसको बोलते हैं, पत्ती बनाया था। वो पत्ती क्या है? सूर्य के प्रकाश को जो है गैस में परिवर्तित कर देती है, जिसको बोलते हैं सिन गैस। कोई बताएगा किस विश्वविद्यालय ने बनाया था? नहीं पता? क्या चीज़? कानपुर विश्वविद्यालय। सूर्य के प्रकाश से वो गैस में बदल देती है, उसको बोलते हैं सिन गैस बोलते हैं। और किसने बनाया है पता है किसी को? ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आईआईटी कानपुर भारत का नहीं है, इतना बता दे रहा हूँ, भारत का विश्वविद्यालय नहीं है। ठीक है, भारत का विश्वविद्यालय नहीं है। अब आप इसको पढ़ के आएंगे, करंट अफेयर्स से बहुत पढ़ते होंगे ना, नहीं आएंगे पढ़ के, नहीं मिलेगा तो बताइएगा, मैं बताऊंगा। सिन गैस जो भी पत्ती है वो क्या करती है? सूर्य के प्रकाश को सिन गैस में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, और आगे चलकर सिन गैस से बहुत सारे उपकरण जो है चलाए जाएंगे, हो सकता है मशीनरी भी उससे चल सके, इलेक्ट्रिसिटी के विकल्प के रूप में। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा किस विश्वविद्यालय ने बनाया है। आपका काम है आप करके आएंगे, जो आंसर राइटिंग आज करेंगे उसी में इसको भी नोट करके लेके आएंगे। ठीक है, आप बताएंगे इसके अतिरिक्त डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय कहाँ पर है? डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय, अभी जो बात कर रहे हैं जितने भी विश्वविद्यालय चर्चा में थे पूरे वर्ष, उनकी बात कर रहे हैं। तो बताइएगा डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय कहाँ पर है? डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय नहीं पता, नाम ही नहीं सुना है। डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंगेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय कहाँ पर है, क्या पुरस्कार मिला है, नोट कर लीजिए। दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंगेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है इसको। और ये जो विश्वविद्यालय है भारत में है, भारत के असम राज्य में है। ठीक है, भारत के असम राज्य में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और असम की बात आती है तो आपको पता है भारत में पूरे विश्व के 2/3 एक सिंघी गैंडे पाए जाते हैं, और वो 2 जगहों पर पाए जाते हैं। कौन कौन से? 2 प्रदेश में पाए जाते हैं, एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया असम। पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं जलदापाड़ा, ठीक है, और इसमें जो है काजीरंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, पुरस्कार का नाम एक बार फिर से नोट कर लीजिए। दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंगेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, और आप यूपी में बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभी हाल ही में, पुलिस जो हमारे जवान हैं उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए एक IIM संस्थान से समझौता किया। बताएगा कोई? उत्तर प्रदेश पुलिस ने पुलिस कर्मियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए एक IIM से समझौता किया है, और उसका नाम है IIM इंदौर। ठीक है, IIM इंदौर से समझौता किया है यूपी पुलिस ने, पुलिस बलों को नैतिकता सिखाने के लिए। ठीक है,
पुलिस बलों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि सबको समस्या है ना कि पुलिस जो है ज़्यादातर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, सही से तो बात नहीं करते। इसके अतिरिक्त आप बताएंगे अभिजीत बनर्जी का नाम सबने सुना होगा, सबने सुना होगा, जिसने नहीं सुना फिर उसका पढ़ाई जो है बेकार है, ठीक है। अभिजीत बनर्जी को डी लिट की उपाधि दी है, किस विश्वविद्यालय ने दी है, कोई बताएगा? जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला उसके बाद एक विश्वविद्यालय ने इनको डी लिट की उपाधि दी है। हाँ ठीक है, तो याद रखिएगा अभिजीत बनर्जी, इनके साथ किसको मिला था नोबेल पुरस्कार, नाम क्या था? हाँ, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभिजीत बनर्जी को दिया है कलकत्ता विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एमपी के बारे में तो सब जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई होंगी, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी 5 मिनट में इसको ख़त्म करना है। एमपी के बारे में बताएगा कोई कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यूनिट कहाँ खोला गया था? बताया गया है, 2 दिन बताया गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यूनिट कहाँ खोला गया है? भोपाल या इंदौर, एक बताइए ना, कहाँ खोला गया है? भोपाल में। तो ई अपशिष्ट जो क्लिनिक है पहला, ये हमारा खोला गया है भोपाल में, ठीक है। भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया है? भोपाल में। और भारत में 4 जगहों पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बन रहे हैं। नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ बन रहे हैं ये भी बताया गया है। भारत में 4 शहरों में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का निर्माण किया जा रहा है। वो चारों शहर कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? बताया गया है, एक है जोराहट, कुरुक्षेत्र, अमरावती, और एक कौन सा है? एक एमपी का है कोई, अब एक आप बता दीजिए कौन सा है? कौन सा? भुवनेश्वर किसने बोला? भुवनेश्वर किसने बोला? भोपाल। तो ये तीनों और ये भोपाल, ठीक है। तो 4 जगहों पर क्या बन रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बन रहा है 4 जगहों पर। और चारों को आपको पता है, जोरहाट कहाँ पे है? आसाम में है। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? हरियाणा में। और अमरावती देख लो, इतना चर्चा में रहने के बाद अमरावती बता रहे हो, ठीक है। अमरावती के बारे में तो सबको पता होगा, इस पर एक आंसर राइटिंग भी किया है आपने, ठीक है, राजधानी परिवर्तन से संबंधित। इसके अतिरिक्त यहाँ का एक हवाई अड्डा है, नाम है इंदौर हवाई अड्डा। इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदल कर दिया गया है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। तो याद रखिएगा, इंदौर हवाई अड्डे का नाम बदला गया है। और इंदौर हमेशा चर्चा में रहता है, तो इंदौर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उस पर आप जो है अच्छे से ध्यान दिया करें, बात ना करो पीछे वाले भैया, ठीक है। इंदौर हवाई अड्डा, इसका नाम बदल कर दिया गया है देवी अहिल्याबाई, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ये आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का एक स्थल है जिसको अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा, कोई बताएगा कौन सा टाउन है? ओरछा टाउन सुना है, ठीक है, तो याद रखिएगा ओरछा टाउन है, ओरछा टाउन है, इसको क्या किया है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज टाउन घोषित किया है, ठीक है, यूनेस्को द्वारा। और यूनेस्को की फुल फॉर्म सबको पता है, क्या होता है? ओके, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल और एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी महत्वपूर्ण ऐसे संस्थान होते हैं उनके हेडक्वार्टर जरूर आपको पता होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इसको जोड़ा गया है। ओरछा टाउन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है यूनेस्को द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, आप बताएंगे नामीबिया से चीते ला रहे हैं,
ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया है। तो नामीबिया से चीतों को लाकर किन राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व या वन्य कहाँ पे बसाया जाएगा? पता है किसी को? नामीबिया से हम चीते ला रहे हैं, इतना पता है? हाँ, तो ये पता होना चाहिए पहली बात कि कहाँ से चीते आ रहे हैं? नामीबिया से आ रहे हैं, ठीक है। और इसी का पड़ोसी है बोत्सवाना। आपको पता है ना, हाथियों को मारने की परमिट दी है, पिछली बार बताया गया था, ठीक है। बोत्सवाना ने दिया था ना, तो वो आपको पता है। अब बताइए कहाँ पर लाके चीतों को बसाया जाएगा? MP में बताया। हाँ, क्या नाम है बोलो? बांधवगढ़? नहीं, एक है नौरादेही सेंचुरी, ठीक है। नौरादेही, नौरादेही ये महत्वपूर्ण है, सबसे पहले इसी की चर्चा की गई थी, ठीक है। नौरादेही। एक है पालपुर कुनो, सुना है नाम? पालपुर कुनो। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पालपुर कुनो जो है, यहाँ पर जो गिर राष्ट्रीय उद्यान से शेर लाए जाएंगे उनको भी यहीं पे बसाया जाएगा, ठीक है। तो दो महत्वपूर्ण है, नौरादेही और पालपुर कुनो, ठीक है। आपसे ऐसे नाम दे के पूछा जा सकता है कि किस प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, नाम सुना है सबने? मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की ही होगी। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, कोई बताएगा क्या है? मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना क्या है ये? मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार जो बेरोजगार युवा हैं उनको एक प्रकार से आर्थिक सहायता दे रही है। 5,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, या तो 100 दिन का रोजगार, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है इसमें? 5,000 रुपये पर मंथ या 100 दिन का रोजगार, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं, सबके लिए है। मध्य प्रदेश के हैं आप? जैसे यूपी में बहुत पहले चला था ना बेरोजगारी भत्ता, तो उसी से तो रोजगार दे रहे हैं ना। क्या था इसमें? 5,000 और 100 दिन का रोजगार, ठीक है। अब काम दे रहे हैं आपको, कूड़ा उठवाना भी तो काम ही हुआ ना, ठीक है। और आपको पता है कैनाबिस जिसको गांजा बोलते हैं, उसको 2 प्रदेशों ने मान्यता दी है, खेती को जो है वैध किया है। कौन कौन से हैं? एक MP है, लेकिन पहला राज्य जो था वो था उत्तराखंड, ठीक है। कैनाबिस या गांजा बोलते हैं हिंदी में, तो इसकी खेती को मान्यता दिया है। एक तो उत्तराखंड ने दिया है सबसे पहले, दूसरा है MP, हाँ, मेडिकल पर्पज़ के लिए, औषधीय उपयोग के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और MP सरकार ने ई-कॉप ऐप लॉन्च किया है महिलाओं के लिए, ई-कॉप ऐप लॉन्च किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाम देखिए, यदि पूछा जाए ई-कॉप ऐप तो महिलाओं के लिए, क्योंकि इस तरह की योजनाएं बहुत सारे राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, ठीक। क्या है? ऐप लॉन्च करिए, इंस्टॉल करिए, इसके बाद यदि आपको कोई समस्या है तो आप उस पर शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं ना, इस समय कैब में जो है एक इमरजेंसी वो लगाया गया है ना बटन, उसी से संबंधित है, ठीक है। आपकी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी यदि आप किसी समस्या में हैं तो, ठीक है, GPS द्वारा। और तानसेन सम्मान के बारे में कोई बताएगा? तानसेन सम्मान MP राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इस बार किसको दिया गया? नहीं पता? तानसेन सम्मान कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, कोई बताएगा? कहाँ पर? ग्वालियर में, ठीक है। 5 दिवसीय आयोजन था, ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। लेकिन किसको पुरस्कृत किया गया, किसको यह पुरस्कार दिया गया? तानसेन पुरस्कार, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इनका नाम है पंडित विद्याधर व्यास, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पंडित विद्याधर व्यास, इनको दिया गया है इस बार का तानसेन सम्मान, ठीक है। और यहीं से एक और नोट कर लीजिएगा, एक हैं कुलदीप सिंह, इनको दिया गया है लता मंगेशकर अवार्ड,
यदि नोट करना है तो कुलदीप सिंह हैं, इनको दिया गया है लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। अब कोई बताएगा मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल कहाँ बन रहा है? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं। तो कोई बताएगा मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल कहाँ बन रहा है? नहीं पता? तो मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल बन रहा है भोपाल में, ठीक है, भोपाल में बन रहा है। आपको पता है भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बना था? भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया था? नहीं पता? अगर नहीं पता तो बहुत कमी है, क्योंकि इसका उद्घाटन जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बना था? नहीं पता? तो प्रथम मल्टी मॉडल जो टर्मिनल है ये बना था वाराणसी में। अब कुछ कुछ लोगों को जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला बना था वाराणसी में, तो दूसरा कहाँ बना था? वाराणसी को कहाँ से कनेक्ट किया गया था? नहीं, दूसरा साहिबगंज में बना था, ठीक है, साहिबगंज। साहिबगंज कहाँ पर है? साहिबगंज कहाँ पर है? नहीं पता? साहिबगंज कहाँ पर है? किस राज्य में है? कहाँ पर है? झारखंड में है, ठीक है। तो साहिबगंज झारखंड, बाकी वाराणसी आप जानते हैं, ठीक है। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बना था वाराणसी में, दूसरा बना था साहिबगंज में, ठीक है। और साहिबगंज किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है साहिबगंज? ये भी पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे है, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता? गंगा नदी के किनारे है, क्योंकि ठीक है उसी बेसिन में ये कनेक्टिविटी जो है बढ़ाने के लिए बना है, ठीक। तो साहिबगंज और वाराणसी ये दोनों आपको पता होने चाहिए। अब आपसे पूछ रहा हूँ एक बात, आप बताएंगे। अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, ठीक है, ये लेटेस्ट 1 महीने पहले आई होगी। इसके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे जो लापता हुए हैं किस राज्य में हुए हैं? MP से हुए हैं, ठीक है। और यदि बात किया जाए सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ से लापता हुई हैं, तो हाँ, ठीक है, MP से जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसकी जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार MP से सबसे ज़्यादा बच्चे के लापता होने की खबर है, और जो महाराष्ट्र है यहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है, ठीक है। इन सब में पीछे है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यूपी में हो सकता है मामला ही ना दर्ज किया जाता हो, ठीक है। तो याद रखिएगा MP बच्चों के मामले में और महाराष्ट्र महिलाओं के मामले में। और कोई बताएगा मध्य प्रदेश में भारत का पहला सोलर किचन गांव है, गांव का नाम कोई बताएगा? मध्य प्रदेश में भारत का पहला सोलर किचन गांव है, मतलब जो यहाँ की रसोई हैं सारी, ये सारी सौर ऊर्जा से चलती हैं 100%। तो सोलर किचन गांव कौन सा है? नहीं सुना? बैतूल जिला का नाम सुना है? वहीं पर है बांचा गांव, याद रखिएगा, बांचा गांव, बैतूल जिला, ठीक है। यहाँ पर क्या है? भारत का पहला सोलर किचन गांव, ठीक है। यदि बात किया जाए कि भारत का पहला सोलर गांव कौन सा है, सोलर ग्राम कौन सा है, ये तो सोलर किचन गांव की बात हो रही थी ना। यदि पूरी तरह 100% भारत का जो सोलर से चलने वाला गांव है वो कौन सा है? राजस्थान में। सबसे पहला गांव जो था वो है बिहार से, अब कोई गेस नहीं करेगा, बिहार आ जाएगा तो विकल्प में, बिहार से है, ठीक है। इसका नाम है धरानी, ठीक है। ये भारत का 100% जो है सोलर ग्राम है, सोलर गांव है, ठीक है। और यदि बात किया जाए अभी हाल ही में कर्नाटक का भी एक गांव 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बना था, वो भी आपको पता होना चाहिए जब यहीं पर देख रहे हैं कर्नाटक के बारे में एक लाइन, तो उसका नाम है अमासेबेलू, ठीक है। यह है कर्नाटक का अमासेबेलू, ये कर्नाटक का 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव है, अमासेबेलू, ठीक है। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में?
हाँ तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेंस, रहता पानी और दो अभी आपने चर्चा ही किया था, कौन कौन से थे, जहाँ पे चीतों को लाके बसाया जाएगा, पालपुर कोनो और दूसरा, हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता है कि इस समय कौन सा वायरस चल रहा है सबसे ज़्यादा चर्चा में, कोरोना वायरस चल रहा है। और कोरोना वायरस पे एक रिपोर्ट आई है कि ये जो वायरस है एक जानवर है जो इसको साथ लेकर चलता है। बताएंगे कौन सा जानवर है? एक जानवर के इसके पहचान की गई है कि ये जो जानवर है ये कोरोना वायरस को साथ लेकर चलता है। पेंगोलिन का नाम सुना है? हाँ, ठीक है। तो पेंगोलिन जो है, पेंगोलिन होता है, ठीक है, पेंगोलिन होता है। नहीं, पानी में जो रहता है वो नहीं, ज़मीन पे चलता है, दीमक को खाते हैं ये, यदि आपने देखा होगा फिगर में तो देख लीजिएगा, उसको बोलते हैं, वो पानी वाला नहीं, ठीक है। तो ये जो जानवर है ये मध्य प्रदेश के संबंध में क्यों चर्चा किया? क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अभी हाल इसको रेडियो कॉलर लगाया है, पहली बार पेंगोलिन को जो है रेडियो कॉलर लगाया है, इसलिए ये चर्चा में है। रेडियो कॉलर क्यों लगाया है? कि उसकी समस्त गतिविधियों को जो है निगरानी किया जा सके, क्योंकि इनका अवैध शिकार हो रहा है। चीन में तो ये लगभग विलुप्त तो हो गए हैं, लेकिन भारत में कुछ राज्यों में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, कोरोना का जो है इसको माना जाता है कि कोरोना वायरस को साथ लेकर चलता है, इसलिए हमने इसकी चर्चा की है, ठीक है। और पहली बार रेडियो कॉलर लगाया है किस राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक टाइगर रिजर्व बहुत चर्चा में है, नाम है पक्के टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है, कोई बताएगा? पक्के टाइगर रिजर्व, इस पे बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कोई बताएगा कहाँ पर है पक्के टाइगर रिजर्व? एमपी में है। एमपी ख़त्म हो गया, अब एमपी से बाहर निकलो, एमपी ख़त्म। कहाँ पर है? किसने बोला अरुणाचल प्रदेश? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब चर्चा में क्यों है? ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन वर्तमान समय में चर्चा में क्यों है? क्यों है चर्चा में? समाचार पत्र पढ़ते हैं रेगुलर? तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आया हो, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा, अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर एक राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है, और वो जो राजमार्ग है उसकी स्वीकृति दे दी गई है, और वो पक्के टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है, ठीक है। इसलिए इस पर काफ़ी विवाद है, क्योंकि वहाँ की जो जैव विविधता है, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश है। यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो उसी से संबंधित पर्यावरणविद जो होते हैं उनकी समस्याएँ हैं। और यदि बात किया जाए ये बन कहाँ पर रहा है, किस ज़िले में बन रहा है, ये भी पता होना चाहिए ना, किस ज़िले में बन रहा है। कामेंग जिला सुना है? पश्चिमी कामेंग जिला, पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश ऐसे है ना मैप ऐसे, तो यहीं स्टार्टिंग में है पश्चिमी कामेंग, ठीक है, और उसमें तो दिखाई नहीं देगा, तो यहीं स्टार्टिंग में है। तो पक्के कामेंग ज़िले से पता होना चाहिए किन दो स्थानों को जोड़ेगा, पश्चिमी कामेंग। पश्चिमी कामेंग जो ज़िला है इसको जोड़ेगा असम अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर एक ज़िला है, इसका नाम है चांगलांग ज़िला, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में ही है, लेकिन बॉर्डर इलाका है असम और अरुणाचल प्रदेश का, तो दो ज़िलों को जोड़ेगा। यदि स्थानों की बात किया जाए तो इसका नाम है भैराकुंड, इसका जो जहाँ से शुरू होगा पश्चिमी कामेंग ज़िले में, इसका नाम है भैरामुंडा है। भैरामुंडा नाम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ज़िला हो सकता है पूछा जाए, यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। दूसरा है मानमाओ तक, ठीक है। ज़िले की बात किया जाए तो पश्चिमी कामेंग को चांगलांग से जोड़ेगा। यदि स्थान की बात किया जाए तो भैरामुंडा को मानमाओ तक जोड़ेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहली बात जैव विविधता की बात हुई थी ना, कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता क्या अलग अलग प्रजातियाँ? जैव विविधता सबने पढ़ा होगा, बहुत सा कॉमन सा वर्ड है, हमेशा बात आती है।
नॉर्मली। तो जैव विविधता होता क्या है? पेड़ पौधे और हाँ, कौन बोल रहा है? बोलो, क्या होता है? किसी स्थान पर रहने वाले जीवों में जो अंतर पाया जाता है तो जैव विविधता। जीवों में जो अंतर पाया जाता है उसको जैव विविधता कहते हैं। तो वहाँ के जो जैसे किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में जो वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, चाहे वो जंगली जीव जंतु हों या पालतू जीव जंतु हों और जो वनस्पति हों, ठीक है, उन सब में जो विविधता होती है, जो विभिन्न प्रकार के होती हैं और जो उनका घनत्व होता है, उसको बोलते हैं जैव विविधता। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कोई बताएगा कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो। वहीं पर सबसे पहले इस शब्द की जो है चर्चा की गई थी, जैव विविधता। ठीक है, वहीं पर इसको परिभाषित किया गया था। अब बताइएगा, पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है? ये जो टाइगर रिजर्व है ये दो नदियों के बीच में है। ठीक है, ये जो टाइगर रिजर्व है ये दो नदियों के बीच में है। तो नदियों के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदियाँ हैं। एक है पक्के नदी, एक है कामेंग नदी। ठीक है, पूर्व में है पक्के नदी, ठीक है, आज जाके देख लीजिएगा। दूसरा है कामेंग नदी पश्चिम में। ठीक है, पूर्व में पक्के नदी और पश्चिम में कामेंग नदी पक्के टाइगर रिजर्व के दोनों किनारों पर है। इसके अतिरिक्त इस जो हमारा है पक्के टाइगर रिजर्व, इसको हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए जो है भारत जैव विविधता पुरस्कार दिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत जैव विविधता पुरस्कार दिया गया था पक्के टाइगर रिजर्व को। क्यों? हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हॉर्नबिल कहाँ का पक्षी है? हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है दिसंबर लास्ट में। कहाँ पर मनाया जाता है? इस बार कौन गया था ओपनिंग समारोह में? गृह मंत्री गए थे। ठीक है, तो ये हॉर्नबिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हॉर्नबिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? 72-73 कब? ठीक है, 1973 में प्रारंभ हुआ था। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अब ये है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हो गया आंध्र प्रदेश से। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये हाल ही में टाइगर रिजर्व बना था, महाराष्ट्र से संबंधित है। हाल ही में बना था, बोर टाइगर रिजर्व। नाम सुना है ना? सुना होगा, बोर टाइगर रिजर्व। ये सबसे छोटा है। वर्तमान में कितने हैं भारत में? 50 हैं। ठीक है, लास्ट कौन सा बना था? लास्ट कौन सा बना था? सबसे लास्ट में जो टाइगर रिजर्व बना है, नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं पता, अभी बता रहा हूँ। सर्वाधिक ऊंचाई पर भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? नामदफा टाइगर रिजर्व है। ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है, नामदफा टाइगर रिजर्व। ठीक है, और जो सबसे दक्षिणतम टाइगर रिजर्व है उसका क्या नाम है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? नहीं, मेन लैंड पे हम बात करें। और ऐसे में इंदिरा पॉइंट बोला जाता है ना सबसे। तो ठीक है, इंदिरा पॉइंट। यदि हम टाइगर रिजर्व की बात करें, सबसे दक्षिणतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो कौन सा है? इसका नाम है कालकड मुदुथरेई। मुदुथरेई, कालकड मुदुथरेई, ये सबसे दक्षिणतम है। और सबसे दक्षिणतम है तो किस राज्य में होगा ये? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। जब भी टाइगर रिजर्व पढ़ें तो एक बार दिमाग में जो है इसको रिकॉल कर लें, ठीक है। और आपको पता है कि दुर्लभ प्रजाति के जो बाघ हैं जिनको बोला जाता है सफ़ेद वाइट टाइगर, इनको कहाँ पर बसाया जा रहा है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं ज़्यादातर, इनको संरक्षित कहाँ पर किया जा रहा है। वाइट टाइगर जो हैं हमारे वाइट टाइगर, इनको कहाँ पर बसाया गया है, कहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है, कोई बताएगा। नंदन कानन का नाम सुना है, नंदन कानन कहाँ पर है, नंदन कानन, नंदन कानन, हाँ ठीक है, तो ये उड़ीसा में है, यहाँ पर जो है वाइट टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। नंदन कानन टाइगर रिजर्व उड़ीसा में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में और कौन से टाइगर रिजर्व हैं, एक है नामदफा, सबने सुना अभी, पक्के, दूसरा पक्के, और तीसरा है कामलांग। और ये जो कामलांग है ये 50वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है कामलांग, ठीक है। अब एक जल विद्युत परियोजना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, नाम है डिक्सी जल विद्युत परियोजना। देखो अरुणाचल प्रदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कुछ भी हो, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भारत का कोई भी प्रतिनिधिमंडल या कोई भी जाता है तो आप देखते हैं चीन की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर आती है, ठीक है, उसका विरोध किया जाता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसका भी दौरा हो, किस संबंध में वो गए हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो डिक्सी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, डिक्सी अब अरुणाचल प्रदेश में ही है, लेकिन किस नदी पर है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा विवाद था, इसको रोक दिया गया था, इस पर काम नहीं होने दिया जा रहा था, ठीक है। वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि इनको बाहर से फंडिंग मिली हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब वर्तमान समय में कार्य चल रहा है। तो डिक्सी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, ये आपको पता नहीं। एक नदी है फुडुंगटो नदी, ठीक है। डिक्सी जल विद्युत परियोजना जो है ये फुडुंगटो नदी पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी विवाद का विषय रहा है, और भारत का सबसे उभरता हुआ ग्रीन टूरिज्म डेस्टिनेशन पुरस्कार अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक मेला लगता है, नाम है परशुराम कुंड मेला, ठीक है। तो ये भी याद होना चाहिए, परशुराम कुंड मेला कहाँ से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से। अब आप में से कौन बताएगा भारतीय वन अधिनियम कब बनाया गया था, 3 नाम मैं लिख रहा हूँ, इसको आप बताएंगे, गलत नहीं होना चाहिए, सबने बहुत पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट बहुत सब पढ़ रहे हैं। भारतीय वन अधिनियम, अभी भारतीय वन अधिनियम लिख रहे हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, और तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम। बताएगा कोई, भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम कब कब बनाया गया था, कोई एक बता दीजिए। कौन सा, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, चलिए 1972 हो गया। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, वन संरक्षण अधिनियम 1980, ठीक है। अब बात आती है भारतीय वन अधिनियम, हाँ सबसे पहले यही था, ठीक है, 1927। तो ये आपको पता होना चाहिए, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम सबको पता होता है 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का उधमपुर है, उधमपुर में कुछ बच्चों की मौत हुई है, पता है ना, हाँ, कफ सिरप की वजह से, जो कफ सिरप आती है उसकी वजह से, उसका नाम है कोल्ड बेस्ड पीसी। ये कफ सिरप का नाम है, आप भी लेना चाहते हैं तो मार्केट में मिल सकती है शायद, ठीक है। क्या चीज़ नहीं मिल सकती है, जैसे इसका क्या होता है, कफ सिरप जो होती है मीठी दवा की तरीके से होती है, तो जो लोग
नशा करते हैं, बहुत सारे जगहों पर इसका अवैध रूप से जो है नशे में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है, तो जो दोनों काम कर देता है। तो कोल्ड बेस्ड पीसी, लेकिन जो किसी चीज़ की अधिकता के कारण कोई एक ऐसा तत्व था, एक ऐसा केमिकल था जिसकी इसमें अधिकता थी, उसी की वजह से बच्चों की मौत हुई है। तो वो कौन सा था? डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। ये लिख लीजिएगा आप, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, इसकी वजह से क्या था, जो एक कप सिरप था कोल्ड बेस्ड पीसी, इसमें इसकी मात्रा ज़्यादा थी और इसका ओवरडोज बच्चों ने लिया, जिसके कारण लगभग 15 बच्चों की मौत हुई है और अभी चंडीगढ़ जो पीजीआई है वहाँ पे एडमिट हैं, तो संख्या बढ़ सकती है। तो इससे आपको लेना देना नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कोल्ड बेस्ड पीसी, ये जो कप सिरप का नाम है और किसकी अधिकता इसमें पाई गई थी, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, इसकी अधिकता इसमें पाई गई थी, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेन कंपोनेंट जो इसका होता है कप सिरप का, वो यही होता है डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, मेन कंपोनेंट यही होता है, इसी की वजह से। और क्यों बच्चों की मौत क्यों हुई, इसकी वजह से क्या ऐसा हो जाता है जो अधिकता की वजह से कि बच्चों की मौत हो जाती है, इसको बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ठीक है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ठीक है, तो क्या होता है, सांस लेने में बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो आप भी कभी कप सिरप का इस्तेमाल करिएगा तो लिमिट में करिएगा, ज़्यादा मत करिएगा। ठीक है, जैसे अगर एक दिन में ठीक होना हो तो इस्तेमाल करेंगे तो यही स्थिति हो सकती है कि सांस लेने में तकलीफ हो। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल मत करिएगा। और इसमें होना क्या चाहिए, क्या ये पहली घटना है? इस तरह की पहली घटना है, इस तरह के 3 बार हो चुके हैं। पहला वाक़या हुआ था चेन्नई में, दूसरा हुआ था मुंबई में और तीसरा कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में। 3 वाक़ये इस तरह के हो चुके हैं। 1973 में चेन्नई में, ठीक है, फिर 1986 में मुंबई, इसके बाद नई दिल्ली में हुआ था 1998 में। ठीक है, 3 बार ये हो चुके हैं और ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कथन में दे दे कि पहली बार कहाँ हुआ था या पहले कहीं हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए 3 बार इस तरह का वाक़या हो चुका है। पहला 1973 में चेन्नई में, दूसरा 1986 में मुंबई में और तीसरा 1988 में नई दिल्ली में। ठीक है, अब इस पर आवश्यक कदम क्या होने चाहिए भारत सरकार के? सबसे पहले दवा को जो है बैन करना चाहिए। दूसरा काम करना चाहिए कि दवा जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है उसका तो लेखा जोखा रहता है, वहाँ से यदि दवा दुकानों पर है तो उसको रिकॉल करना चाहिए, वापस करना चाहिए। लेकिन इसमें समस्या क्या है, 3400 बॉटल, 3400 इतनी बॉटल जो है मिसिंग पाई गई। ठीक है, जितनी कंपनी से बनी थी और जितना बेचा गया है उसके अतिरिक्त 3400 बॉटल ऐसे हैं जिसके अता पता नहीं है। ठीक है, तो 3400 बॉटल जो है, इसके लिए क्या होना चाहिए, यदि इस तरह का वाक़या हो रहा है तो भारत सरकार में मांग उठ रही है कि नेशनल ड्रग रिकॉलिंग एजेंसी एक बनाई जानी चाहिए, जिससे इस तरह का कोई भी आपातकाल हो, इस तरह की कोई भी समस्या हो तो दवाइयों को जो है तुरंत रिकॉल कर लिया जाए, जिससे उनको मार्केट में बेचा ना जा सके। अभी भी आशंका है कि हो सकता है अन्य राज्यों में अभी भी ये बिक रहा हो, क्योंकि पूरी तरह से वापस नहीं हुआ है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त दवा निर्माता जो होते हैं उन पर भी जो है अपना दबाव जो है बढ़ाने की आवश्यकता है, भारत सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। दूसरी बात आती है, इसके अतिरिक्त आपको बार बार बताया है, 2 बार बता चुका हूँ, आज नाम लिख रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। पहला है मेलामाइन, ठीक है, दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, हाँ ठीक है, बिस्फेनॉल ए, इसके बाद है फॉर्मेलिन, और एक अभी नया है, ये आया है ग्लाइफोसेट, ये नया है, ये बताया नहीं है। तो इन चारों के बारे में बताया गया है। अब आप बता दीजिए जल्दी जल्दी, मेलामाइन क्या था? मेलामाइन क्या था? देखो, जो पढ़ो उसको रिकॉल करने का प्रयास किया करो, नहीं करोगे तो भूल जाएगा। ठीक है, मेलामाइन क्या था? हाँ, चाइना से जो हम दूध लेते थे उसमें दूध में मेलामाइन पाया जाता था। फॉर्मेल्डिहाइड क्या था? जो शैम्पू था जॉनसन एंड जॉनसन बेबी शैम्पू, उसमें पाया जाता था। बिस्फेनॉल ए क्या था? ये बच्चों की जो दूध की बोतल होती है
उसमें ये पाया गया था, ठीक है, बच्चों के दूध की बोतल में। और ये फॉर्मेलिन क्या था? फॉर्मेलिन क्या था? केरल राज्य सरकार ने मछलियों को बैन किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो मछलियां होती थी उनको ताज़ा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए इसका उपयोग, इस रसायन का उपयोग किया जाता था। अब बता दीजिए मुझे ग्लाइफोसेट क्या है? ग्लाइफोसेट केमिकल क्या है? ये हाल ही का है, चर्चा में था। ग्लाइफोसेट किसी ने नहीं सुना? भारत सरकार ब्राज़ील से दाल और सोयाबीन आयात करती है, ठीक है। तो दाल और सोयाबीन जो हम ब्राज़ील से आयात करते हैं उसमें इसकी अधिकता पाई गई थी, ठीक है। ब्राज़ील से हम दाल और सोयाबीन आयात करते हैं, ठीक है। तो ब्राज़ील से आयातित दाल और सोयाबीन में ग्लाइफोसेट नामक रसायन की उपस्थिति दर्ज की गई थी, इसलिए हमने आयात जो था उसको रोक दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जहाँ पे पिछला नोट किया है चारों वहीं पर जाकर नोट करिएगा, जिसे जब भी रिकॉल करें तो एक साथ हो जाए, ठीक है। अब कोई बताएगा ब्लू डॉट नेटवर्क इस समय काफ़ी चर्चा में है, जब से ट्रंप जी आए थे इसके बाद से काफ़ी चर्चा में है। ब्लू डॉट नेटवर्क नहीं सुना किसी ने? सुना है तो बोलिए। ये है क्या ब्लू डॉट नेटवर्क? ये है क्या? क्या है? नहीं सुना? चाइना का जैसे BRI प्रोजेक्ट है वैसे ही। हाँ चलिए, BRI बता दिया इन्होंने, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ठीक है। BRI से जुड़ता हुआ है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट फाइनेंस करता है चाइना, इसमें ओके। डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं होगी। इसमें क्या है, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, जैसे सरकार हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, आम नागरिक भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि सरकार, गवर्नमेंट स्तर पर, प्राइवेट और आम नागरिक, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, जिसके माध्यम से ये क्या है, एक प्रकार की वैश्विक अवसंरचना विकास की जो है ये परियोजना है, ठीक है। ब्लू डॉट नेटवर्क, इसकी शुरुआत किसने किया था? अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इसकी शुरुआत किया था। ये आपको पता होना चाहिए। जब ये शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, तो इसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिलकर इसकी शुरुआत किया था, ठीक है। यह वैश्विक अवसंरचना विकास हेतु उच्च गुणवत्ता एवं विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने की एक पहल है, जिसमें क्या होगा, सरकार, निजी क्षेत्र और आम नागरिक जो है एक साथ मिलकर जो है कार्य करेंगे, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है हमारा, उसी पर फोकस करने का है। आपको पता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विश्व की लगभग 70% आबादी रहती है यदि देखा जाए तो, और इसका पूरा फोकस जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर है, काउंटर करने के लिए किसको? BRI को, ठीक है। जैसे BRI में इसमें एक मूलभूत अंतर ये है कि BRI जो है ये जैसे जो चीन द्वारा चलाई गई, इसमें और कोई थर्ड पार्टी नहीं है, चीन है। इसमें क्या करता है, यदि किसी देश को आवश्यकता है, तत्काल ऋण की आवश्यकता है, यदि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो भी आप उसमें ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा ये ब्लू डॉट नेटवर्क है, इसमें इस तरह के कोई ऋण नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अवसंरचना विकास के लिए दिए जाएंगे। जैसा कि आप इसका देख सकते हैं, हम्बनटोटा का क्या हाल हुआ है, चीन ने 99 साल के लिए लीज पे लिया है, पहले कर्ज ही दिया था, तो इसी के अंतर्गत दिया था। तो इसमें क्या है, आप कर्ज भी देशों को दे सकते हैं, लेकिन इसमें कर्ज नहीं दिया जाता है, ये मूलभूत अंतर है। बाकी दोनों मिलता जुलता है, दोनों क्या है, क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए है यदि देखें तो, ठीक है, चाहे BRI हो या हमारा ब्लू डॉट नेटवर्क हो। तो इसमें इतना ही था और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे समाचार पत्रों में, जो हमने अमेरिका से हेलीकॉप्टरों को ख़रीदा है वो डील फाइनल हो गई है। तो कौन से हेलीकॉप्टर को संबंधित थी? हाँ, तो ये भी इसी समय देख लेते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे सी हॉक, रोमियो, ये सब तो आपको पता है कौन किसका है। सी हॉक, रोमियो, चिनूक, अपाचे और एक और हेलीकॉप्टर है जो भारत सरकार लेगी, कामो, ठीक है। अब ये तो आपको सबको पता है, ये दोनों तीनों जो हैं अमेरिका से हैं, ठीक है। ये रूस से हम ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप बताएंगे इसमें से कंपनी कौन सी है जो बना रही है? बोइंग कौन सी बना रही है? बोइंग इनमें से किन को बनाए? 2 को बना रही है। इन 3 हेलीकॉप्टरों में से 2 को बोइंग कंपनी बना रही है। और आप जानते हैं बोइंग कंपनी विश्व स्तरीय विमान निर्माता कंपनी है। तो बोइंग कौन कौन से बना रही है इसमें से?
चिनूक और अपाचे, ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों बना रही है बोइंग, और ये जो चिनूक है इसको बना रहा है लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, तो ये दो विश्व स्तरीय कंपनी है। इन कंपनियों के बारे में कम से कम नाम तो आपको पता होना चाहिए। ये बना रही लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, ये कंपनी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब तक सिर्फ इतना नोट किए थे जहाँ पर, वहीं पर जाकर नोट करिएगा, अलग मत करिएगा नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको पता है स्पाइस कैटेगरी का जितना भी बम आता है, स्पाइस, चाहे वो 2000, 3000, आगे 4000, 5000 जो भी बने, वो कहाँ से है? इजराइल से संबंधित है। ठीक है, यदि बात किया जाए स्पाइक LR एंटी टैंक मिसाइल भी हम खरीद रहे हैं। स्पाइक LR एंटी टैंक मिसाइल, स्पाइक LR एंटी टैंक मिसाइल, ये कहाँ से खरीद रहे हैं, कोई बताएगा? स्पाइक LR एंटी टैंक मिसाइल, ये भी हम इजराइल से ले रहे हैं। ठीक है, तो स्पाइस और स्पाइक ये दोनों कहाँ से संबंधित है? इजराइल से संबंधित है। और एक हम परमाणु पनडुब्बी ले रहे हैं, चक्र 3, कहाँ से ले रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। डील फाइनल हो गई है, चक्र 3 ये हम रूस से ले रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी थी जो ट्रंप जी आए थे उनसे जुड़ा हुआ, तो हमने देख लिया। इसके अतिरिक्त आप बता दीजिए आदित्य L1 मिशन के बारे में कुछ। आदित्य L1 मिशन क्या है? हाँ, सूर्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके आगे कुछ भी, इतना तो सब जानते हैं। आदित्य L1 मिशन, हाँ, आदित्य L1, आदित्य L1 मिशन सबसे पहले किसका है? इसरो या नासा? ठीक है, इसी से जुड़ता हुआ नासा का भी एक मिशन है। ठीक है, तो वो भी आपको ही पता होना चाहिए कि इससे जुड़ा हुआ नासा का जो मिशन है वो है पार्कर मिशन। ठीक है, भारत का सौर मिशन है आदित्य L1, नासा का है पार्कर मिशन। ये चीज़ हमने देख लिया। अब ये किस लिए है, किस लिए भेजा जाएगा आदित्य L1, कब प्रारंभ होगा, कब भेजा जाएगा? 2021 के प्रारंभ में भेजने की बात की गई है। 2021 के जनवरी, फरवरी, मार्च तक कभी भी भेजा जा सकता है 2021 में। लेकिन है क्या यह? सूर्य का जो कोरोना है, ठीक है, उसका नाम है क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर। क्रोमो और फोटो स्फेयर, इसके अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। क्रोमो स्फेयर और फोटो स्फेयर, ये क्या है? सूर्य का कोरोना है, इसके अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्या जानकारी इससे एकत्र की जाएगी? सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र जो रीजन में रहता है उसके बारे में भी ये जानकारी देगा। ठीक है, और किस प्रक्षेपण यान से भेजा जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। किस प्रक्षेपण यान से, क्योंकि इस तरह के प्रश्न देखते होंगे तो प्रक्षेपण यान से जरूर प्रश्न आ जाते हैं। तो क्या है? PSLV क्या होता है? XL, PSLV XL जो है हमारा प्रक्षेपण यान, उसके माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? PSLV से भेजेंगे। कहाँ से भेजेंगे? श्रीहरिकोटा। ये कहाँ पर है? ठीक, किसी झील के किनारे है, बता सकते हो कौन सी झील है? चिल्का आंध्र प्रदेश में है। ये जो श्रीहरिकोटा है एक झील के किनारे है, और वो झील कौन सी है? आंध्र प्रदेश में कितनी झीलें हैं? 2 हैं कि 1? एक ही है मेरे हिसाब से, तो 2 है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू कहाँ पे है? और पुलिकट कहाँ पे है? कहाँ पर है? पुलिकट और कोलेरू कहाँ पर हैं? और पुलिकट और कोलेरू दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसके किनारे ये है, वो आप करें। हाँ, तो देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो ये भेजा जाएगा इसको कहाँ पर भेजा जाएगा? इसको बोलते हैं L1 पॉइंट। L1 पॉइंट, टोटल इस तरह के 5 पॉइंट हैं, जिनमें प्रथम 3 जो हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अस्थाई हैं, बाकी जो 2 हैं वो अस्थाई हैं। जैसे आप देखते होंगे इस तरह का, तो इस तरह में
यहाँ पर है L4 और L5 और ये सीध में है L1, L2, L3। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। ठीक है, और यह पॉइंट जो है इसको मतलब क्या होता है इसका, इसी पर ही क्यों भेजते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है लैग्रेंजियन पॉइंट, इस पे क्या होता है, जो चुंबक प्रभाव होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव होता है दो पिंडों का, वो यहाँ पर क्या होता है, काउंटर हो जाता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, दोनों काउंटर कर लेते हैं। ये पॉइंट जो हैं ऐसे दूरी पर होते हैं कि यहाँ पर दोनों जो बड़े पिंड हैं उनका गुरुत्वाकर्षण बल जो है समान होता है। ठीक है, न सूर्य का ज़्यादा होगा न चंद्रमा का ज़्यादा होगा, दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है, इसी को बोलते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप बताएंगे इसरो के बारे में थोड़ा सा। युविका कार्यक्रम कसीनी मिशन याद है सब? कसीनी मिशन क्या है, कोई बताएगा? कसीनी मिशन, कसीनी मिशन नहीं नोट किया है आपने? कसीनी मिशन ये जो है नासा का है, नासा का मिशन है कसीनी मिशन, और ये शनि ग्रह के अध्ययन के लिए है। ठीक है, शनि ग्रह के अध्ययन के लिए, शनि ग्रह के अध्ययन के लिए है कसीनी मिशन। कोई बताएगा यूएई ने गल्फ द्वारा जो मिशन भेजा गया, पहला अंतरिक्ष मिशन जो भेजा जाएगा, उसका क्या नाम है? यूएई मतलब खाड़ी देश पहली बार अपना अंतरिक्ष मिशन कर रहे हैं। किस नाम से कर रहे हैं? खाड़ी देश पहली बार अपना अंतरिक्ष मिशन कर रहे हैं, किस नाम से कर रहे हैं? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहली बार है तो पता होना चाहिए। और इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि आपको पता है यूएई से भारत के बहुत अच्छे व्यापारिक रिश्ते हैं, आर्थिक ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। कोई बताएगा? पढ़ा सबने होगा, अभी बता दूंगा तो सबको याद आ जाएगा। होप प्रोब सुना है? होप प्रोब मिशन नहीं सुना है? होप प्रोब मिशन है, ये यूएई का पहला अंतरिक्ष मिशन है, नाम है होप प्रोब। ठीक है, और कौन से अंतरिक्ष यात्री पहली बार अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे यूएई के? खाड़ी देशों के कौन से अंतरिक्ष यात्री हैं जो पहली बार भेजे जाएंगे? इनका नाम है हाजा अल मंसूरी, ये भी नाम याद रखिएगा, हाजा अल मंसूरी। यूएई का जो पहला मिशन है नाम है होप प्रोब मिशन, और जो पहले व्यक्ति जाएंगे अंतरिक्ष में उनका नाम है हाजा अल मंसूरी। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले ये पहले व्यक्ति होंगे गल्फ से। हो गया सबका? हाजा अल मंसूरी। अब आप बता दीजिएगा भारत ने जो हमारा मिशन है अगला, उसमें कौन से रॉकेट को भेज रहे हैं हम पहली बार? क्या नाम है रॉकेट का? सॉरी रॉकेट का नहीं, रोबोट का। रोबोट का क्या नाम है जिसको हम भेजेंगे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में? व्योमित्र। इससे पहले रूस ने एक भेजा था, उनका क्या नाम था बता सकते हैं? रूस ने भी एक रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा था, लगभग 15 दिनों तक वो रहा था अंतरिक्ष में, उसके बाद वापस आया था। तो नाम बताएंगे कोई? फेडोर नाम सुना है? फेडोर नहीं सुना है? जब इसके बारे में बताया था अलग से तो इसमें बताया गया था फेडोर। ये लगभग 15 दिन तक रहकर वापस चला आया है। ठीक है, रोबोट हो गया व्योमित्र और फेडोर। अब रूस के बारे में आपको पता है, रूस जो है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण दे रहा है, और डॉक्टरों को प्रशिक्षण कौन दे रहा है? फ्रांस दे रहा है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? रोसकॉस्मोस। और फ्रांस की क्या नाम है? चाइना और फ्रांस में ज़्यादा अंतर नहीं है अंतरिक्ष एजेंसी के नामों में। चाइना की क्या है? नहीं पता, देखो भूल जा रहे हो सब। CNES, ये तो हो गई हमारी फ्रांस की। दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि एक दिन बता चुका हूँ। और चाइना की क्या है? हाँ, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि फ्रांस और चाइना में ज़्यादा अंतर नहीं रहा अंतरिक्ष एजेंसियों के नामों में। इसके अतिरिक्त भुवन पंचायत बताया था मैंने पिछली बार, वो क्या है जल्दी से बता दीजिए। भुवन पंचायत 3.0 की बात हुई थी पिछले क्लास में। भुवन पंचायत इसरो का कार्यक्रम है 3.0, तीसरा चरण चल रहा है। सरकारी परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए भुवन पंचायत 3.0 का कार्यान्वयन कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रयान 2 जो मिशन था उसमें बताया था मैंने पिछली बार कि रॉकेट में जो ईंधन प्रयुक्त हुआ था कौन सा था?
बताया था, UDMH, अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा रॉकेट प्रयुक्त हुआ था। देखो याद भी रहे ना तो भी रिकॉल कर लिया करो, याद करोगे आपका नुकसान नहीं है, चीज़ें बेहतर होंगी। कौन सा था, नहीं पता? PSLV, GSLV Mark 3 M1। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसरो के बारे में कोई बताएगा, स्थापना कब हुई थी इसरो की? 1900। प्रमुख कौन है? इसरो 1969 में हुई थी, के सिवान हैं। और के सिवान को तमिलनाडु राज्य सरकार ने एक पुरस्कार दिया था, क्या दिया था? कलाम स्मृति पुरस्कार, कलाम स्मृति पुरस्कार। ठीक है, और इसके फाउंडर मेंबर कौन है? विक्रम अम्बला साराभाई। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और इसरो हाल ही में एक अपना नया रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बना रहा है। कहाँ पर बना रहा है? रॉकेट लॉन्चिंग पैड बताया था, याद होना चाहिए। तमिलनाडु में, हाँ, जिला तूतीकोरिन है। स्थान का क्या नाम है? कुलशेखरपट्टिनम। ठीक है, तो नया रॉकेट लॉन्चिंग पैड जो बन रहा है इसरो का, कुलशेखरपट्टिनम, तूतीकोरिन जिला, तमिलनाडु। ठीक है, अब आप बताएंगे कंगारू मदर केयर क्या होता है? अरे सर, वो जो साथ में जो बच्चे हो जाते हैं तो उनको कंगारू मदर केयर क्या होता है? कंगारू के बच्चों को जैसे लगाते हैं। हाँ, तो ये तो आप लोग कर लेंगे ना, लेकिन होता क्या है, उद्देश्य क्या होता है इसका? उद्देश्य ये होता है कि जो बच्चे अल्पविकसित होते हैं उनको कंगारू मदर केयर क्या है? इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हाल ही में एक लेख में ये प्रकाशित हुआ था और हरियाणा राज्य सरकार इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, होता क्या है कंगारू के बच्चे जब तक बड़े नहीं होते तो वो हमेशा करते हैं बच्चों के साथ। इसमें क्या है, जो बच्चे अंडर वेट होते हैं, ठीक है, जिनका वजन कम होता है, जिन बच्चों का वजन कम होता है उनके लिए होता है कि उनको कम से कम 24 घंटे कम से कम जो हैं, दिन और रात मिला के 24 घंटे कम से कम जो है माता के संपर्क में जो है उनको होना चाहिए। और तब तक होना चाहिए 28 दिन तक ना हो जाए। और यदि उससे पहले एक वेट बताया गया है WHO द्वारा, नहीं, WHO ने एक वेट निर्धारित किया है, यदि बच्चे का भार इतना हो जाए तो आप उसको माता से अलग कर सकते हैं। वो भार क्या है? 2.5 kg। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कथन में कि कितने केजी तक, यदि बच्चे का भार 2.5 kg तक हो गया या इससे ज़्यादा हो गया तब उसको कंगारू मदर केयर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि इससे कम है तो उसकी बेहतर सेहत के लिए, ठीक है, कंगारू मदर केयर आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब कंगारू कहाँ का पशु है आपको पता ही होगा, कहाँ का जानवर है? ऑस्ट्रेलिया का ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि कितने दिनों तक रखा जाता है और कितना वजन होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 24 घंटे से लेकर अंतिम 28 दिन तक, जब तक कि बच्चे का वजन ठीक ना हो जाए। इससे क्या होता है, शिशुओं का सर्वोत्तम विकास होता है। ठीक है, और उनको किसी भी प्रकार की जो बीमारियां होती है उससे बचाव होता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर उनका मेंटेन रहता है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण था, ये आप कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, 2.5। और इस पर एक जो रिपोर्ट आई है, जो 97% कम वजन वाले बच्चे होते हैं पूरे विश्व में, जो 97% कम वजन वाले बच्चे होते हैं, उनमें से कंगारू मदर केयर तकनीक का उपयोग करके 30% बच्चों की जान बचाई गई है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये डाटा है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए, 30 से 31 नहीं होगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 30% बच्चों की जान इसके माध्यम से बचाई गई है, इस तकनीक के माध्यम से। और हरियाणा राज्य सरकार ने अभी हाल ही में 16 जिलों में इसको प्रारंभ किया है। ठीक है, तो कंगारू मदर केयर में 3 चीज़ याद रखना है, वेट कितना होना चाहिए, कितने दिनों से कितने दिनों तक होना चाहिए, 24 घंटे से 28 दिन, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, कितना आंकड़ा इसमें आया है, आधिकारिक आंकड़ा जो आया है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप बताएंगे सूत्र PIC, सुना होगा, क्या है? सुना तो सबने होगा। नहीं सुना है? सुना होगा सबने, अभी बता देंगे तो बोलोगे ये तो सुना हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, साइंटिफिक यूटिलाइजेशन
साइंटिफिक यूटिलाइजेशन 2, रिसर्च आर्गुमेंटेशन और PIC का फुल फॉर्म होता है प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजीनियस काउ। प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजीनियस काउ। अब कुछ अनुमान लगा सकते हैं जो लोग कभी सुने होंगे। हो गया। ये है जैसे स्वदेशी गायों पर जो है बहुत ज़्यादा जोर दे रही है भारत सरकार, तो उन्हीं से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रम है। ठीक है, तो स्वदेशी गायों से संबंधित जो भी उत्पाद होते हैं, दूध, दही, घी, इन सब पर जो है शोध किया जाएगा कि किस प्रकार के तत्व उसमें जो है प्राकृतिक जो दूध होता है देसी गायों द्वारा, उसमें किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और यह अन्य गायों के जो दूध होते हैं उससे जो उत्पाद बनते हैं किस तरह अलग है। ठीक है, और यदि बात किया जाए किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो कौन सा मंत्रालय है? ये सूत्र PIC किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे गलती करेंगे इसलिए इसको नोट कर लीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसको प्रारंभ किया है। वर्तमान समय में हमारे कौन मंत्री हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी? डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें साझेदार हैं 4 संस्थाएं। पहला है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ये भी आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ये 4 संस्थाएं हैं जो इसमें सहयोग कर रही हैं रिसर्च में। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ठीक है, उद्देश्य क्या है? देसी गायों के जो उत्पाद होते हैं दूध, दही, घी, उस पर क्या करना है? हमें रिसर्च करना है। जो भी उसके लक्षण होते हैं, जो भी उस पर फ़ायदे नुकसान होते हैं, उसके बारे में लोगों को सामने लाना है। और आपको पता है देसी गायों से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार चला रही है, बहुत ज़्यादा जोर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सीड कार्यक्रम क्या है, कोई बताएगा? सीड इसी से जुड़ा हुआ है। सीड कार्यक्रम 2017 में शुरुआत किया गया था। सीड ये है क्या? क्या चीज़? मतलब सीड लिखा है तो बीजों के संरक्षण के लिए, मीनिंग पे मत जाओ। सीड 2017 में प्रारंभ किया था। पंचगव्य सुना है क्या होता है? पंचगव्य, पंचगव्य नहीं सुना है? क्या होता है ये पंचगव्य? हाँ, गाय के दूध से निर्मित 5 प्रकार के उत्पाद होते हैं। कौन कौन से हैं? दूध, दही, घी और दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, इन सबको मिला के बोलते हैं पंचगव्य। और इसी के लिए ये सीड कार्यक्रम 2017 में जो है प्रारंभ किया गया था। वैज्ञानिक प्रामाणिकता के लिए जो है सीड कार्यक्रम शुरू किया गया था कि इनकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता क्या है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। और इसको भी जो है साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अब बताइए लासा वायरस सुना है? ये भी तो सुना ही होगा। लासा वायरस, सब वायरस ही चल रहा है इस समय। लासा वायरस सुना है किसी ने? लासा वायरस, लासा वायरस नहीं सुना है? लासा वायरस अभी हाल ही में केरल में कौन सा वायरस चर्चा में था? हाँ, क्या नाम था? हाँ, तो वो भी पता होना चाहिए। वर्ष भर, चलिए एक दिन बता दूंगा जितने भी वर्ष भर चर्चा में वायरस रहे हैं। तो लासा वायरस क्या है? कोरोना वायरस अभी शांत ही नहीं हुआ है कि एक नया पैदा हो गया लासा वायरस। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है। और पश्चिमी अफ्रीका के किस देश से संबंधित है? इसकी शुरुआत हुई थी नाइजीरिया से। ठीक है, नाइजीरिया से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन वर्तमान समय में ये जो पश्चिमी अफ्रीका के और अन्य देश हैं, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया और क्या है गुइनिया, इस तरह के जो देश हैं, इन सब में घाना
तो जो भी हैं पश्चिमी अफ्रीकी जो भी देश हैं उन सब में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है। ये होता क्या है, एक प्रकार का बुखार है, ठीक है, बुखार है, एक प्रकार का बुखार है। इसमें हो जाता है जब किसी को ये वायरस संक्रमित करता है तो प्रारंभिक लक्षण क्या हैं, बुखार के होते हैं, लेकिन बाद में जो है उल्टी, दस्त और सांस लेने में तकलीफ़ और इस तरह की समस्याएं जो है बढ़ती जाती हैं। लेकिन यदि बात किया जाए फैलता कैसे है, फैलता किसके माध्यम से है, किसके द्वारा, तो चूहों के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। इसका जो है फैलाव जो है चूहों से होता है, ठीक है, चूहों से होता है। चूहों के जो मल मूत्र होते हैं उसके संपर्क में आने से व्यक्ति जो है इससे प्रभावित होते हैं। तो याद रखिएगा लासा वायरस नाइजीरिया से संबंधित है और पहली बार इसका मामला 1969 में आया था। 1969 में पहली बार नाइजीरिया में ही इसका मामला सामने आया था और अभी हाल ही में नाइजीरिया ने इसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब कोई देश उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व की निगाहें तब उस पर होती हैं, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया गया है। और अभी हाल ही में टिड्डियों से संबंधित राष्ट्रीय आपात कहाँ लागू किया गया था, टिड्डियों के, और एक देश और था, पाकिस्तान के अतिरिक्त भी एक देश था जहाँ पर क्या चीज़, हाँ, अफ्रीका का देश था, क्या नाम था, टिड्डियों से संबंधित आपातकाल लागू किया गया था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो बहुत सारे देश हो गए, ठीक है। तो ये आप याद ऐसे पढ़ लेते हैं, नोट, जहाँ भी सुने इस तरह के चीज़ें तो नोट कर लिया करें, ठीक है। अब बात आती है कि नाइजीरिया में ही क्यों फैल रहा है, नाइजीरिया में ही क्यों फैल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिमी अफ्रीका जो भी देश हैं पश्चिमी अफ्रीका के अभी अविकसित देश हैं, ठीक है। गरीबी का स्तर बहुत ज़्यादा है, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं बेहतर स्थिति में नहीं हैं। यदि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर स्थिति में होती तो ये वायरस इतना खतरनाक नहीं था, इसको काबू में किया जा सकता था। लेकिन अब WHO जो है इसमें जो है साथ दे रहा है, तो आगे चलकर इससे हो सकता है जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल किया जा सके। तो सिर्फ और सिर्फ याद रखना क्या है इसमें कि नाइजीरिया में फैला है, किसके कारण फैलता है, चूहों के मलमूत्र के संपर्क में आने से फैलता है और पहली बार इसका मामला 1969 में सामने आया था। वर्तमान समय में ये अन्य पश्चिमी अफ्रीकी देशों में भी फैल रहा है। इसके अतिरिक्त जब नाइजीरिया की बात हुई है, पिछले क्लास में भी बताया था कुछ प्रमुख जो है कोस्टों के संबंधित, आज आप बताएंगे, हम नाम लिख दे रहे हैं, कौन कौन से देश आते हैं आप बता देंगे, ठीक है। पेज नहीं पलटना है, पेज पलटना मना है। ये एक बार इससे यूपीएससी में प्रश्न आया है इससे जुड़ा हुआ, ठीक है, इसलिए मैं इसको बार बार बताता हूँ कि याद हो जाए तो अच्छी बात है। आइवरी कोस्ट, स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब बता दीजिए कौन कौन से देश आते हैं। पहले में कौन से देश आते हैं, आइवरी कोस्ट में कौन से देश आते हैं बताया है। इसका मतलब आप लोग करते हैं जो पिछला पढ़ाया जाता है उसको जाके देखते हैं नहीं, यहीं पे बंद कर देते हैं, या तो ये समझते होंगे कि ये आपके काम की चीज़ है नहीं। देखो कुछ भी हो ना, सब काम का रहता है, कहीं ना कहीं सबकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या है, आइवरी कोस्ट में कोटे डी आइवोर बोला था ना, ये पहले फ्रांस का उपनिवेश था। और इसकी चर्चा मैंने क्यों किया था, क्योंकि पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने एक अलग मुद्रा चलाई थी। कौन सी मुद्रा थी, क्या, कौन सी मुद्रा थी जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने मिलकर चलाई थी, बताया था। उस मुद्रा का नाम लेके उसी से संबंधित फिर ये चर्चा आई थी, नहीं पता, फिर जाके आज जो है पिछला जो पढ़ा है उसको देखिएगा, कौन सी मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने मिलकर चलाई थी और किसके विकल्प के रूप में चलाई थी, किस मुद्रा को प्रतिस्थापित किया था। स्लेव कोस्ट में कौन सा आता है, स्लेव कोस्ट में कौन सा आता है, 3 देश आते हैं, मैंने बोला था 3 देश आते हैं, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, ठीक है। तो पता होना चाहिए टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, गोल्ड कोस्ट, घाना, ठीक है। अब ये भी बताया था कि किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, किस देश ने दिया था, टोगो ने दिया था, बेनिन ने दिया था, किसी को नहीं, कोई कह रहा है टोगो, कोई कह रहा है बेनिन, इनमें से किसी देश ने नहीं दिया था,
ठीक है। किस देश ने दिया था आपको पता होना चाहिए। अब एक दिन जितने भी प्रधानमंत्री को जितने पुरस्कार मिले हैं, जिन जिन देशों ने दिए हैं, 8 से 10 देशों ने और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने पुरस्कार दिए हैं भारतीय प्रधानमंत्री को, उनके नाम, उनकी चर्चा की जाएगी। लेकिन पहले अभी आप बताइए, गुइनिया ने दिया था, मैंने बताया था जब भारतीय राष्ट्रपति पश्चिमी अफ्रीकी दौरे पर थे तब उनको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और उस पुरस्कार का नाम था नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। किसको मिला था? भारतीय प्रधानमंत्री को नहीं मिला था, भारतीय राष्ट्रपति को मिला था, ठीक है। क्या हुआ? तो आज के लिए इतना ही। अब आप हमें जो है आंसर राइटिंग वाला दे दीजिए।